गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई थिंक ये 7th 8th 9th 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने के लिए। कितने लोग कर चुके हैं फटाफट बताएंगे पहले। जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 7 and 8, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप रिप्लाई दीजिए फटाफट, क्विक। जिन लोगों ने नहीं किया है ये समझ लो, अगर अगर आपने नहीं किया होगा तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपने किया होगा, नहीं हुआ है, तभी मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत केयरलेस हो गए हो। कुछ भी टास्क आपको दिया जाता है तो मतलब देयर इज वेरी सीरियस कंप्लेंट अगेंस्ट +2 बैच कि आप लोग हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे हो और बिल्कुल कैजुअल हो गए हो। और आपको पता नहीं है कि हार्डली 2-2.5 महीने के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा बोर्ड का। उसके बाद फिर से एक दूसरा एग्जाम, दूसरा बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टाइम लेफ्ट, so you can't afford to be just doing everything casually. तो 15 बच्चों ने किया हुआ है, बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ है। जिसने नहीं किया हुआ है आप मुझे जरा बता दो कि हुआ नहीं या आपने ट्राई नहीं किया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई किया बट नहीं हुआ? फटाफट बोलेंगे बेटा। जैसे 7th क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, तो वैसे तो ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्वेशन से भी थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है। विजुअल, अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखो इसको कुछ इस तरह से कि ये एक्स वाई जेड एक्सीज है रिस्पेक्टिवली, ये ओरिजिन है। तो आई कैप प्लस जे कैप एक ऐसा वेक्टर होगा, ऐसा। और जे कैप प्लस के कैप वो ऐसा वेक्टर होगा, ऐसा। तो के कैप प्लस आई कैप कैसा होगा? वो इधर होगा, ऐसा। So ABC are of same length and pairwise make equal angle, then find the vector C if the vector A is this, B is this, C is this. बट इसको प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये तो विजुअलाइज किया, तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, बट इज इट द ओनली पॉसिबिलिटी? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? दैट इज ऑल टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। क्या क्या बोला गया है? बोला गया है कि ए और बी और सी सेम लेंथ के हैं। मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी, एंड मैग्नीट्यूड ए क्या है? √2। मैग्नीट्यूड बी भी क्या है? √2। इट इज √2। दिस इज वन इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि भाई अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर सी की बात कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। अब उसका हमें डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन चाहिए या ये बोलो कि उसके कंपोनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो सी को आप ले लो, सी को ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा तो कभी भी एज्यूम कर सकते हो। एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। एंड देयरफॉर एक इक्वेशन तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड होगा इसका रूट ऑफ दिस, एंड इट इज इक्वल टू √2। that is x square plus y square plus z square is 2. This is one equation which is known to all. And then other
relation in xyz can be obtained by looking at the information given in the question. क्या information है apart from this? That they pairwise they make equal angles. इसका मतलब जो a डॉट b है, बिकॉज a और b और c तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैं बोलूं कि a और b और c, जैसे मान लो ये a है ना, ये b है और ये c है, तो a और b के बीच जो एंगल है वही b और c के बीच एंगल है और वही a और c के बीच एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, मतलब कॉस थीटा तीनों के लिए सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्लियर कट सी बात हो गई कि इनडायरेक्टली उन्होंने दिया कि a डॉट बी इज सेम एज b डॉट c इज सेम एज c डॉट a। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि a डॉट बी क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, तो थीटा सेम है तो हर एक के लिए कॉस थीटा सेम होगा, मॉड a मॉड b मॉड c तो इक्वल है ही। तो यहां से ये इक्वेशन अगर वर्कआउट करो तो क्या आएगा, व्हाट इज a डॉट बी, लुक एट हियर, a डॉट बी तो क्लियर ही है, क्या है 1, b डॉट सी क्या आएगा, तो ये c है और ये b है, तो b डॉट सी क्या आएगा, आप खुद देखो, j और k, तो y प्लस जेड, और c डॉट a क्या आएगा, c का a से डॉट लोगे तो x प्लस वाई। अब यहां से दो इंफॉर्मेशन क्लियर मिल रही है, एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, है ना, तो x इक्वल टू जेड आ गया, और x इक्वल टू जेड आने का मतलब क्या है, तो अब आपको x भी जेड आ गया और y क्या हो गया, y 1 माइनस जेड हो गया। यहां से देखो, तो अगर ये फाइंडिंग को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर ट्रिपल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z इज इक्वल टू 2, तो आ गया 3z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से z की दो वैल्यू आ रही, एक तो z की वैल्यू 1 आ रही और दूसरी z की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, -1/3। अब z की जो वैल्यू आई उससे आपका एक्स वाई जेड डिफाइन हो गया, x और z तो इक्वल है, तो c वेक्टर आया, अगर x और z इक्वल है और z अगर 1 लेते हो तो क्या आएगा, y 0 हो जाएगा, तो आई कैप प्लस के कैप, एक पॉसिबिलिटी आई। और अगर z की वैल्यू -1/3 लेते हो तो c वेक्टर क्या होगा, -1/3 आई कैप, और y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 j कैप and -1/3 k cap. So these are the two vectors or two possibility for C. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, है ना। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया होगा, 8th क्वेश्चन भी हो गया होगा सबका। A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ है, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, देन फाइंड द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल बिटवीन A एंड B। क्या किया आपने, तो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ होंगे, A और B को सम करो तो C आ रहा है ना, A प्लस बी इज इक्वल टू C, ऐसा कुछ है। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन A और B का सम क्या है, A वेक्टर और B वेक्टर का सम C है, तो ऐसा लिख दिया, सिंस इट इज ऑब्जर्वेबल दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, ये तो दिख ही रहा है सबको। इसका मतलब अगर आप वेक्टर लॉ से जाओ तो क्या होगा,
मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है और मान लो ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर सी वेक्टर है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। क्लियर है? देखो ए प्लस बी इक्वल टू सी, ट्राइंगल एडिशन। हमें बोल रहे हैं कि देन फाइंड द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा ना, अल्फा। ये एंगल निकल जाएगा कैसे? ये ए वेक्टर ए और बी का डॉट लो तो ये अल्फा निकल जाएगा। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी क्या होगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस अल्फा, है ना। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? अल्फा है ना। देखो बी इधर है, दोनों आउटगोइंग वेक्टर्स हैं। अच्छा जी, तो ए डॉट बी वैसे कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? इन दोनों का डॉट लोगे तो -1 + 3 2 आ गया। अरे बोलते जाओ भाई। ए और बी का डॉट, मॉड ए क्या है जी? मॉड ए इज 2 और मॉड बी भी क्या है? वो भी 2 है। और कॉस अल्फा, तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई? कॉस अल्फा की वैल्यू आई हाफ। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? हाफ आई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? अल्फा की वैल्यू आई π/3। अब यहाँ पर ठीक है, ये ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया था, उसको ठीक से ड्रॉ करें तो π/3 होना चाहिए, एक्चुअली ड्रॉ करो तो। अच्छा, अल्फा π/3 आ गया, तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। सो दिस इज द आंसर, एक्चुअली 2π/3 इज द आंसर। ठीक है जी, ठीक है। तो किसका इसका आंसर सही था? कितने लोगों ने जब आंसर अपने आप निकाला था, जिन लोगों ने, उनमें से किसका इसका सही था? जरा मुझे बताओ, एक बार कंफर्म करो। जिसका सही था वो लोग कंफर्म करेंगे। एनीवे, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी मैंने दिया था कि फाइंड द various angles which are acute angle between the following। एक क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एंगल्स निकालने थे आपको। बॉडी डायगोनल्स के बीच एंगल, फेस डायगोनल्स के बीच एंगल, फेस डायगोनल ऑफ सेम फेस एज वेल एज एडजेसेंट फेस, और वन बॉडी डायगोनल एंड अदर फेस डायगोनल विच इज स्क्यू और नॉन स्क्यू ऑफ अ क्यूब। ये क्वेश्चन का आंसर करना है। किसका किसका हो गया है जरा मुझे बताओ तो, एक बार कंफर्म करने दो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों का आ गया है मुझे जरा एक बार इंटीमेट करो। कोई भी दो लाइंस या लाइन सेगमेंट के बीच एंगल चाहिए तो हमें उन लाइंस के अलोंग वेक्टर्स चाहिए होगा। तो यहाँ बेसिक आइडिया ये है कि एक क्यूब की जो डिफरेंट लाइन सेगमेंट है रिलेटेड टू द क्यूब, डिफरेंट एजेस और डिफरेंट लाइंस विद रिस्पेक्ट टू अ क्यूब, उनके अलोंग वेक्टर फाइंड करना है आपको। जैसे ही वेक्टर मिलेगा एंगल अपने आप मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे सोचो कि सपोज करो कि आई हैव ये हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, मान लो ऐसे, और इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में हम एक क्यूब कंसिडर करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह से लेंगे सो दैट उस क्यूब के वर्टिसेस डिफाइंड हो जाए। वर्टिसेस डिफाइंड हो गए मतलब वर्टिसेस की पोजीशन वेक्टर अगर हमें मिल गए तो हम किसी भी जितनी भी मेंशन्ड लाइंस हैं उनके अलोंग वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या फिक्स करना है? वर्टिसेस ऑफ द क्यूब को का पोजीशन वेक्टर फिक्स करना। ये O है, ये Z है, ये X है, ये Y है, दैट यू नो वेल।
तो हम मान लेते हैं कि लेट्स दी वन वर्टेक्स ऑफ द क्यूब लाइज एट ओरिजिन and the three coterminous concurrent edges are along the coordinate axes. ये एज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया, कुछ ऐसे एज्यूम किया कि मान लो ये है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये बेस ऑफ द क्यूब है, फिर यहां से ऐसा, यहां से भी ऐसा, और यहां से भी ऐसा, these are the edges of the cube. और अब वो O एक वर्टेक्स है और P उसका अपोजिट वर्टेक्स है P, और ये मान लो M है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, और ये Q है, ये R है। ऐसा ज्यूम करने में कोई बुराई नहीं। ये एक क्यूब है, और क्यूब भी कैसा, कोई भी क्यूब ले सकते हो आप, ठीक है, जिसका एक एज लेंथ फिक्स कर दो। मैं यहाँ यूनिट क्यूब ले लेता हूँ, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो अगर ये यूनिट क्यूब है तो ये सब 1 है, सारी डायमेंशंस 1 है। तो कैन यू फिक्स द कोऑर्डिनेट्स? P का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? P हो जाएगा 1 1 1, और A लिखते जाओ फटाफट, 1 0 0, B 0 1 0, C 0 0 1, ये 1 1 0, Z 0, और ये क्या है? तो X 0 है, 0 1 1, और ये 1 0 1, Y कोऑर्डिनेट 0 है। So what I did, by taking the length of one edge of the cube as one unit, I have fixed the all vertices. Now first question क्या है? The angle between two body diagonals. बॉडी डायगोनल तो समझते ही हो आप, क्यूब की किसी भी कॉर्नर को उसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो ये एक बॉडी डायगोनल तो ऐसे आएगा ओपी, this is one body diagonal, and other body diagonal you can have, there are many you can have, जैसे कि ये दो बॉडी डायगोनल्स हैं, इनके बीच एंगल चाहिए। आप लेना चाहो तो आप बी क्यू भी ले सकते थे, है ना, ये भी ले सकते हैं कि इसको छोड़ दें और बी क्यू ले ले, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबसे आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं है। ये दूसरा वाला बॉडी डायगोनल है। अब चलो ये दोनों बॉडी डायगोनल के बीच एंगल मुझे चाहिए, तो हाउ टू प्रोसीड? क्या ख्याल है तुम्हारा, कैसे कैसे मिलेगा? ये दोनों वेक्टर्स डिफाइन कर लो इन ऑर्डर टू गेट दिस एंगल थीटा। हाँ जी बोलो, व्हाट इज ओपी वेक्टर? इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी सिंपली, क्योंकि ओ तो ओरिजिन है। इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक बॉडी डायगोनल तो ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एंड व्हाट इज बी क्यू या क्यू बी वेक्टर? क्यू बी वेक्टर क्या होगा? इट इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, बी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो क्या आएगा भाई? 0 माइनस 1 माइनस आई कैप, 1 माइनस 0 प्लस जे कैप माइनस के कैप। देन व्हाट इज द एंगल? तो डेफिनेटली थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, हाँ जी, ओपी वेक्टर डॉट क्यूबी वेक्टर अपॉन मॉड ओपी मॉड क्यूबी। And please find the answer.
कैलकुलेट द आंसर। क्विक, सभी लोग आंसर निकाल के बताओ क्या आया, जल्दी से रिपोर्ट करो। हाँ जी, जब आप ओपी डॉट क्यूबी कर रहे हो तो डॉट तो स्ट्रेट अवे निकल जाएगा, -1 + 1 -1, इट इज -1 cos इनवर्स ऑफ -1 बाय √3 इंटू √3 cos इनवर्स -1/3, cos इनवर्स -1/3, बट एक्यूट एंगल बोल रहे हैं। एक्यूट एंगल निकालने का मतलब है कि कोई भी दो लाइन है, अगर मान लो दो लाइन्स है ऐसे, और इन दोनों लाइन्स के बीच ऐसे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज है। cos इनवर्स -1/3 तो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, तो cos इनवर्स 1/3 एक्यूट एंगल हो जाएगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। पहली बात तो ये देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल कैसे आएगा, इसी का सप्लीमेंट्री। तो एक्यूट एंगल बिटवीन ओपी एंड BQ is equal to pi minus this angle. Actually, it is cos inverse 1/3. Is that clear? या दूसरा तरीका भी था इसको, कि इसके लिए एक्यूट एंगल निकालने के लिए एक वेक्टर को ऐसा लिया तो दूसरे वेक्टर को ऐसा ले लो, ऐसे उल्टा कर दो डायरेक्शन, तो अपने आप वहां से भी सही आ जाएगा। एनीवे, हाँ जी, पहला पार्ट समझ में आ गया, हाँ या ना? अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू फेस डायगोनल ऑफ द सेम फेस एंड एडजेसेंट फेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं अभी, है ना, अभी इसको हटा दो। डायग्राम मतलब ओनली दिस मत, जो हमने दो वेक्टर ड्रॉ किए थे। अब एक ही फेस के दो फेस डायगोनल के बीच एंगल क्या होगा, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी फेस ले लो, वो स्क्वायर है, एवरी फेस इज स्क्वायर, और स्क्वायर के डायगोनल के बीच एंगल क्या होगा, स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो राइट एंगल होगा, खत्म बात हो गई। तो ये बी पार्ट का, ए पार्ट तो ये हो गया पहला पार्ट, है ना। दूसरा पार्ट का आंसर लिखते समय आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस ऑल फेसेस आर स्क्वायर्स, so angle between diagonals, angle between their diagonals is 90 डिग्री। इसी का एक और पार्ट था, एडजेसेंट फेस, एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ एडजेसेंट फेसेस। अब एडजेसेंट फेस का मतलब क्या है, एडजेसेंट फेस का मतलब कुछ ऐसा है कि ऐसे सोचो, ऐसे कि एक फेस डायगोनल इस फेस का है, कौन सा फेस, ओ ए क्यू सी, ओ ए क्यू सी फेस का एक डायगोनल है, और एक फेस डायगोनल हमने ले लिया इस फेस का, तो ये दोनों फेसेस तो एडजेसेंट हो गए ना। ये जो टॉप फेस है और ये साइड फेस है, दोनों एडजेसेंट हुए कि नहीं हुए, कलर करके दिखाओ। वन फेस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला, और एक फेस जो हम बात कर रहे हैं वो दूसरा फेस, एक बात कर रहे हैं ये टॉप वाला फेस, है ना। ये दोनों फेसेस अलग अलग फेसेस हैं, और उनके डायगोनल के बीच एंगल पूछा जा रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर आप ये एंगल जाना चाह रहे हो और बिना कैलकुलेशन के जाना चाह रहे हो तो ऐसे देखो, इसको भी ज्वाइन कर दो, मतलब ओ क्यू और क्यू आर का ट्राइंगल कंप्लीट कर दो, ओ आर भी ज्वाइन कर लो। क्यू मैंने ज्वाइन कराया ओ आर,
या अगर थोड़ा सा और क्लैरिटी से डायग्राम को देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, ऐसे देखो ताकि आपको दिखे, विजिबली दिख रहा हो दोनों। हाँ बिल्कुल सही, समझ गया जो मैं बोलना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये ले लो, ये तीनों भी तो एडजेसेंट फेस ही है, ठीक है। अब ये तीनों फेसेस की लेंथ देखो, तो ये √2 है, और ये भी √2 है, और ये भी √2 है। तो तीनों ट्राइंगल्स, तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू एम आर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एंगल उनके बीच क्या होगा, एंड देयरफॉर डिजायर्ड एंगल इज 60 डिग्री। तो ये बात भी खत्म हो गई। मतलब है कि जो पहले पार्ट का आंसर स्ट्रेट अवे था वेक्टर का लॉ से, दूसरा पार्ट केवल ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करके सही कर सकते हैं। अब रह गया कि एक बॉडी डायगोनल और एक फेस डायगोनल के बीच एंगल क्या होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। एक बॉडी डायगोनल और एक फेस डायगोनल, तो ले लो। जैसे एक फेस डायगोनल है और बॉडी डायगोनल भी एक ले लेते हैं, बॉडी डायगोनल ये वाला ले लेते हैं, या इधर वाला ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी ले लो। मान लो अगर ये बॉडी डायगोनल ले रहे हैं और फेस डायगोनल इसके बजाय कोई भी लेंगे तो आंसर वही आएगा, बट मैंने ये फेस डायगोनल ले लिया, ये फेस डायगोनल ले लिया। ये कैसे डायगोनल्स हैं, वन इज बॉडी डायगोनल, अदर इज अ फेस डायगोनल, बट दोनों नॉन स्क्यू हैं कि स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या होता है, स्क्यू का मतलब होता है कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, नॉन स्क्यू मतलब इंटरसेक्टिंग, स्क्यू मतलब वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो। तो ये एंगल निकाल सकते हैं आप, क्या होगा ये एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकाल लो फटाफट जल्दी से। ओ ओ पी और ओ क्यू दोनों वेक्टर निकालो, जल्दी बोलो, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। ओपी तो क्लियर है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है आई कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप। तो इनके बीच एंगल क्या हो गया, कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट, तो डॉट करके आएगा 2, डॉट करके आएगा 2, आई डॉट आई के डॉट के 2 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो √2 और इसका √3, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √2/3। तो ये क्या हमने निकाला, इट इज एंगल, ये क्या है तो लिख दो, इट इज एंगल बिटवीन अ बॉडी डायगोनल and a face diagonal non-skew to it। दो लाइंस को स्क्यू लाइंस तब बोलते हैं व्हेन दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। अदर तीन ही तरह हो सकता है ना, पैरेलल, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग एंड इंटरसेक्टिंग। तो ये इंटरसेक्टिंग थी इसलिए नॉन स्क्यू मैंने बोला। बट ऐसे ही बॉडी डायगोनल के साथ एक ऐसा फेस डायगोनल भी हो सकता है जो ना तो उस बॉडी डायगोनल के पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे कि ये वाला। इफ आई कंसिडर दिस फेस डायगोनल, दिस वन, मतलब बी ए एंड ओपी आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये आ गया स्क्यू फेस डायगोनल, इसको लिख दो। लास्ट पॉइंट ये हटा दिया, ये डिस्कशन पूरा, क्योंकि पहले आप लिख चुके होंगे। अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, लिख दो, एंगल बिटवीन अ बॉडी डायगोनल एंड अ स्क्यू फेस डायगोनल।
angle between a body diagonal and a skew face diagonal. Angle between a body diagonal and a skew face diagonal. क्या आएगा जल्दी बताओ। भाई दोनों वेक्टर निकाल के फटाफट आंसर निकाल के बताओ, क्विक। क्या आया? अरे दोनों के बीच एंगल निकालो भाई। इसी डायग्राम पर ये दोनों लाइंस के बीच एंगल निकालो, तो उसके लिए दोनों का वेक्टर लिखो। एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल and face diagonal skew to it is equal to cos inverse of, हाँ तो बिल्कुल सही। ये ए बी और ओ पी, तो आप लिखेंगे ओ पी डॉट ए बी अपॉन मॉड ओ पी इंटू मॉड ए बी, और ओ पी डॉट ए बी क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ ओ पी वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर तो माइनस आई कैप एंड प्लस जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2। तो ऑब्वियसली ये जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि कॉस इनवर्स जीरो मतलब π/2। कौन से एंगल का कॉस जीरो होता है भाई? या चलो कॉस थीटा ही लिख देते ना। कॉस इनवर्स में क्यों लिखे? स्ट्रेट में ऐसे लिखें, बी अल्फा, तो अल्फा का कॉस ये होगा कॉस अल्फा जीरो, देयरफॉर अल्फा इज π/2। तो ये स्टोरी है जी कि हाउ टू डील विद द वेरियस एंगल्स बिटवीन द lines associated with a cube on the surface of cube or body diagonal, face diagonal, etc. Anyway, ये सब आपको पहले से दिया गया था करने के लिए, तो होपफुली अब ये क्वेश्चन जो है ना, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो या मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप करके करेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, और नेक्स्ट क्लास में मतलब डिस्कशन होगा इन दोनों का। तब तक आपके पास टाइम है कि आप इनको कर जाओ। अच्छे क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हेडिंग देंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, और क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या है एंड हाउ डू वी फाइंड इट। तो पहले तो डेफिनेशन लिखिए। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी
defined as a vector denoted as A cross B equal to, it is defined as the product of first vector A, magnitude of the first vector A, into magnitude of second vector B, into sine of the angle between them, sine theta, but this is only going to create the modulus part of the cross product. Its direction is given by a unit vector n cap. Where n cap क्या है, तो n cap को डिस्क्राइब करेंगे तो लिखेंगे where n cap is, n cap क्या है, it is unit vector perpendicular to the plane containing A and B in the direction of अब ये देखो, ये लास्ट बात क्यों हम लिख रहे हैं ये समझो। सपोज करो कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर A, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर B। अब A वेक्टर और B वेक्टर दोनों वेक्टर गिवन है और हमें इसका वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए। दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। तो A और B को कंटेन करता हुआ, A और B को कंटेन करता हुआ एक प्लेन होगा। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हमेशा एक प्लेन क्रिएट करते हैं, तो दैट प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस वन। लेट अस कॉल इट OABC, OACB, ऐसा कोई प्लेन है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बोला गया, द क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल है वो वेक्टर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एन कैप, तो इस प्लेन के नॉर्मल है। तब इस प्लेन के नॉर्मल मतलब किधर, तो इस किसी भी प्लेन के नॉर्मल दो डायरेक्शन होती है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड टू द प्लेन, इन टू द प्लेन, ऑन टू द प्लेन। तो किधर होगा, तो बोल रहे हैं कि अगर आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी एक राइट हैंडेड स्क्रू लेके रोटेट करो, कंसिडर अ राइट हैंडेड स्क्रू एंड रोटेट इट टूवर्ड्स बी फ्रॉम ए, ऐसे रोटेट करो, ऐसा मतलब आपने यहां पर एक स्क्रू लगाया, ऐसा एक स्क्रू लिया और ये स्क्रू को रोटेट किया, है ना, ऐसा एक स्क्रू है और इसको आपने रोटेट किया। किधर रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया ए से बी की तरफ। तो ये स्क्रू किधर मूव करेगा, राइट हैंडेड रोटेशन देंगे तो स्क्रू विल मूव अपवर्ड एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अलोंग द मूवमेंट ऑफ दिस स्क्रू है, ऐसा अपवर्ड। तो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू, if rotated from A towards B through smaller angle, ये है हमारा A क्रॉस B का डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन कि A क्रॉस B क्या है। तो आप बोलेंगे A क्रॉस B एक वेक्टर है। कैसे मिलेगा, तो आप बोलेंगे
ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा उसका स्केलर पार्ट होगा, और उसकी डायरेक्शन विल बी गिवन बाय एन कैप, और ये एन कैप को पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि एन कैप कैसे मिलेगा। ए को बी की तरफ रोटेट करो ऐसे, इससे स्क्रू क्या होगा, जब आप किसी भी स्क्रू को जब आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो ओपन होता है, तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्लॉकवाइज करोगे तो डाउनवर्ड। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, एन कैप की डायरेक्शन है, और नीचे की तरफ डायरेक्शन किसकी होगी, वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी, या नेगेटिव ऑफ एन कैप की डायरेक्शन होगी। तो बी क्रॉस ए करोगे तो डाउनवर्ड होगा, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है। तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, तो बी क्रॉस ए जो आएगा वो आएगा ऐसा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल तो सेम है, बट एन कैप की जगह माइनस एन कैप हो जाएगा। तो इट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट डज इट एक्चुअली सिग्निफाई, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी क्या सिग्निफाई करता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के बारे में, कि अगर ये बी है, दिस इज बी मॉड बी, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो मॉड बी, ये पूरा मॉड बी हो गया भाई, ये लेंथ मॉड बी हो गया ओ बी, और ये थीटा है, तो ये हो गया, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू साइड ओ ए, तो दिस बी एम लेंथ इज मॉड बी साइन थीटा, and OA is mod A, this is mod A, क्योंकि ये ए वेक्टर था और ये वेक्टर बी वेक्टर था, तो मॉड ए बेस हो गया, और हाइट इस पैरेललोग्राम की हो गई मॉड बी साइन थीटा, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, दैट इज बेस into height of the parallelogram. So it is actually area of the parallelogram, area of parallelogram, ये लिख दो फटाफट। whose adjacent sides are, whose adjacent sides are given by vector a and b। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के अलोंग वेक्टर्स है ए एंड बी, तो उस पैरेललोग्राम की एरिया होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और सिंपली अगर ए क्रॉस बी लेते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, तो ओनली ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, इज कॉल्ड इट्स वेक्टर एरिया और एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस की एरिया के इक्वल हो। ठीक है, तो ये पूरा सेंस है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कैसे डिटरमिन होगा, अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्शन कैसे डिटरमिन होगी, और ज्योमेट्रिकली वो क्या सिग्निफाई करता है, क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफाई करता है, ये क्लियर हो गया। एनीथिंग यू विश टू आस्क सो फार, जो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी पॉइंट पूछना है तो फटाफट पूछो, और अगर नहीं पूछना है तो इज द कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर टू यू, सो जस्ट लेट मी नो। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर क्लियर है तो सीधे हम लोग प्रॉपर्टीज पे, फिर आप हेडिंग दे देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है और उसकी जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या अलजेब्रा क्या है वो समझते हैं फटाफट जल्दी से। अच्छा, पैरेललोग्राम की एरिया अगर हमने निकाल ली तो ट्रायंगल की एरिया निकालनी हो तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड है ए एंड बी, तो उस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी?
तो उस ट्रायंगल के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया की आधी होगी। Isn't it? तो ट्रायंगल के एरिया हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी हो जाएगी, खत्म। तो ये एरिया क्या होगी, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ओ ए बी। ट्रायंगल के एरिया क्या होगी, इट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो किसी ट्रायंगल के एरिया निकालनी हो, पैरेललोग्राम के एरिया निकालनी हो, या किसी भी पॉलीगन की एरिया निकालनी हो, तो हम ए क्रॉस कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी डिफाइन सो एंड सो, it signifies the area vector of the parallelogram. It is directed towards the movement of right-handed screw from A towards B through smaller angle. Geometrically, it signifies the vector area of the parallelogram, whose adjacent sides are given as A vector and B vector. But taken magnitude, it is actual area of the parallelogram. ये mod B sin theta, ये mod A है, base into height की। एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओएसी भी आपने निकाला पूरा, मैंने ये सब पूरा प्रूफ करके दिखाया। और हाफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इतनी बातें हमने डिस्कस करी। आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज फटाफट मैं बोलते जा रहा हूं, सब लिखते जाओ, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आप पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन उसका देता जाऊंगा। पहला, क्लोजर लॉ। अब दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो भी एक वेक्टर मिला, है ना। तो क्लोजर लॉ होल्ड, वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है। तो अगर सेट ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ द 3D स्पेस लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इस के लिए वो सेट क्लोज्ड होगा। तो लिख देंगे क्लोजर लॉ होल्ड्स सिंस ए क्रॉस बी इज आल्सो वेक्टर। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। क्यों? क्योंकि आपने देखा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं, तो इक्वल नहीं होते हैं। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, डायरेक्शन चेंज हो गई, वेल डन। एंटी कम्यूटेटिव होता है एक्चुअली। एंड आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस आई माइनस के होगा। तो हमेशा आप ऐसा कर सकते हो कि आई जे के का म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या आएगा, तो आप एक सर्कल पे आई कैप जे कैप के कैप ड्रॉ कर दो और कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर दो। आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज जाओ तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। कोई भी दो का क्रॉस तीसरा होगा इफ यू गो क्लॉकवाइज। इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ऑफ थर्ड हो जाएगा। तो ये याद रहना चाहिए आपको। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। रीजन, ये पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझो कि तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक्चुअली आएगा क्या, क्या मिलेगा आपको। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। मान लो बी और सी का क्रॉस किया, क्या मिला आपको? तो मिला कुछ ऐसा कि मान लो ये बी है और ये मान लो सी है, तो बी क्रॉस सी इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल गया, ये मिल गया बी क्रॉस सी, है ना, ऐसा। अब बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बी सी। ये जो प्लेन है इस प्लेन के नॉर्मल है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? ये क्या है? इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, it is a vector perpendicular to both A and B cross C। मानते हो कि नहीं मानते? जल्दी बोलो। ये वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है और B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, B क्रॉस C के परपेंडिकुलर वेक्टर किधर होगा भाई? कोई भी वेक्टर जो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है वो BC प्लेन के पैरेलल नहीं हो गया।
यस सर। क्योंकि बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर जो आप बोल रहे हैं इसके, ये आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये है, और इसके परपेंडिकुलर करोगे तो स्क्रीन के पैरेलल आ जाएगा। इसका मतलब है बीसी इट इज पैरेलल, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ बीसी, दिस लाइज इन प्लेन ऑफ बीसी, बी एंड सी के प्लेन में होगा। और आपको पता है कि कोई दो वेक्टर के प्लेन का कोई वेक्टर है तो वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो एक्स बी प्लस वाई सी टाइप का होगा ये, है ना, एक्स बी प्लस वाई सी टाइप का होगा। ये बात हो रही ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करी हमने। अब जरा उल्टा कर देते हैं, ए क्रॉस बी पहले करते हैं और फिर क्रॉस सी करते हैं। ये क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड सी, सो लाइज इन प्लेन ऑफ ए बी। तो ये कुछ ऐसा होगा, एक्स नॉट टाइम्स ए प्लस वाई नॉट टाइम्स बी होगा, ऐसा वेक्टर होगा। अब जरूरी तो नहीं ये दोनों वेक्टर सेम हो, ये दोनों वेक्टर सेम हो जरूरी नहीं, क्योंकि एक ए बी प्लेन का वेक्टर है, ए बी प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ऐसे देखो ऐसे, ये वाला प्लेन ये, और एक बीसी प्लेन में है, मतलब नीचे येलो कलर से जो शेडेड है वो प्लेन। अब ये दोनों एक प्लेन, एक एक ब्लू शेडेड वाले प्लेन में है और एक बॉटम वाला प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन का वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम हो भी सकता है, सेम तभी होगा जब वो बी के अलोंग होगा, अदरवाइज ये डिफरेंट होगा। तो इन सर्टेन सिचुएशंस दे कैन बी इक्वल, बट by and large they are not equal. तो a cross b cross c is not equal to a cross b cross c। अब ये मैंने जनरल आर्ग्यूमेंट देके बताया, आप ए बी सी कुछ एक पर्टिकुलर केस ले लो और उसको लेकर के देखो तो आपको नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे कि अनइक्वल आ जाएंगे। तो एसोसिएटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव भी नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे जाइए फटाफट। तो तीसरा लिखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखे ए क्रॉस बी प्लस सी इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये लिख देंगे। अब एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताएंगे, ए क्रॉस बी जीरो कब होगा? ए क्रॉस बी जीरो का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप इज जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज जीरो। ये तीनों में से कोई एक कम से कम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आइदर ए इज नल और बी नल और साइन थीटा इज जीरो। साइन थीटा इज जीरो मतलब ए एंड बी आर पैरेलल। अच्छा जी, अगर ए नल हो गया तो नल वेक्टर तो किसी वेक्टर के पैरेलल होता है, तो ए नल हुआ तो भी ए बी पैरेलल, बी नल हुआ तो भी ए बी पैरेलल, अगर साइन थीटा जीरो तो भी ए बी पैरेलल। इसका मतलब ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, ए एंड बी कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन भी आ गई बेटा, जब जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तब तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ए क्रॉस बी जीरो मीन्स ए बी कोलिनियर एंड ए बी कोलिनियर मीन्स ए क्रॉस बी जीरो। के वाइस वर्सा यूज होंगे, इसका ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो क्लोजर लॉ समझ में आ गया, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता, एसोसिएटिव लॉ नहीं होल्ड करता, क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है,
और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है वेक्टर्स आर पैरेलल आर कोलिनियर एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अब आप लिखेंगे कैंसिलेशन लॉ, लास्ट कैंसिलेशन लॉ। Cancellation law doesn't hold for cross product of two vector, means A cross B is equal to A cross C does not imply B equal to C. Reason you can find by yourself that अगर दिया हुआ है कि A cross B is equal to A cross C, मान लो ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A cross B माइनस A cross C is जीरो। अब आप ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, ए क्रॉस बी माइनस सी इज जीरो। इसका क्या मतलब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब होता है? आइदर ए इज नल और बी माइनस सी इज नल, और ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर। ये तीनों बातें हो सकती हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम ये मिडिल वाले का क्या मतलब हुआ? मिडिल वाले का मतलब हुआ दैट इज बी इक्वल टू सी। तो ए जीरो वेक्टर है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बी सी के इक्वल है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ए इज पैरेलल टू ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि यही पॉसिबल है ना? तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। कब होल्ड करेगा? तो कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड करेगा? A cross B is equal to A cross C will imply B vector is equal to C vector if and only if given A is not equal to zero vector and A is not parallel to B minus C। अगर ये दिया हुआ है कि A वेक्टर B माइनस सी के पैरेलल नहीं है और ये नल वेक्टर भी नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, तब आप कैंसिल कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट में कैंसिलेशन कब होता है ये भी आप समझ गए। वेक्टर प्रोडक्ट में कैंसिलेशन नहीं होता है, कब होगा ये समझ गए कि कब आप कैंसिल कर सकते हो, जब एडिशनल कंडीशंस गिवन है तो होपफुली दिस इज ऑल क्लियर। हटा दें इसको, स्लाइड को चेंज करूं। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो ये हमने डिटर्मिनेंट करते समय आपको बता दिया था, फिर भी अभी तुरंत इवेलुएट कर लेते हैं उसको। जैसे अगर ए वेक्टर गिवन है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और मान लो बी वेक्टर गिवन है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, तो A क्रॉस B क्या होगा? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस अब जरा करके देखो। तो A1 आई कैप का क्रॉस करो तीनों से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या आएगा देखो, I क्रॉस I जीरो, है ना? क्योंकि ये भी तो आपको पता है ना कि ए वेक्टर का क्रॉस खुद से क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है ना? तो पहला जीरो हो जाएगा। और A1 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होता है A1 B2 के कैप। यहां पर इसको जरा ध्यान से देखना कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैं आई जे के मार्क कर रहा हूं जस्ट टू सी। हाँ जी, इस ऑर्डर में जाएंगे, दो का क्रॉस तीसरा होगा। फिर आई क्रॉस के क्या होगा? तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं, माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस
A1 B3 J कैप। तो मैंने क्या किया कि आपने देखा कि एक टर्म से तीनों के साथ प्रोडक्ट लिया तो दो टर्म क्रिएट हुए, ऐसे A2 से दो, ऐसे A3 से दो। फटाफट लिखो जरा। तो A2 से क्या आएगा, A2 J क्रॉस आई, J क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस A2 B1 K कैप। अब देखो A1 B2 K कैप माइनस A2 B1 K कैप, है ना। और J क्रॉस J 0, J क्रॉस K, J और K का क्रॉस I होगा, तो प्लस A2 B3 A2 B3 I कैप। ऐसे थर्ड में K क्रॉस I, K क्रॉस I J, तो A3 B1 J कैप, A3 B1 J कैप। K क्रॉस J, तो K और J का क्रॉस माइनस I, तो माइनस A3 B2 I कैप, और K और K का 0। अब इसी को अगर आप कलेक्ट कर लो तो ऐसा आ रहा है, देखो A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये देखो कोफैक्टर जैसा आ रहा है, K कैप। एंड I कैप के साथ क्या आ रहा है, I कैप के साथ या J कैप के साथ क्या आ रहा है, A3 B1 माइनस A1 B3, ये J कैप। और I कैप के साथ क्या आ रहा है, A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप। और अगर इसको आप देखो तो ये एक प्रॉपर डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट है। आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, I कैप J कैप K कैप, फर्स्ट के कंपोनेंट A1 A2 A3 एंड सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट B1 B2 B3। So this is what how we calculate A cross B now। देख लो A2 B3 माइनस B2 A3 आ गया ना, A2 B3 माइनस B2 A3 I के साथ में। J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 का नेगेटिव, A1 B3 माइनस A3 B1 का नेगेटिव, यही आएगा। और K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर्स गिवन है तो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम इस डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ये प्रूफ भी हो गया, पहले हमने बोला था कि आप ऐसे करते हैं, अब इसका प्रूफ आपके सामने। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो कैन वी गो टू एप्लीकेशंस। ठीक है, वैसे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये दो तो कम से कम फिजिक्स में यूज करते रहते हैं, इसलिए आपको समझने में कोई खास एफर्ट नहीं देना है। तो अगर आपने नोट कर लिया बेटा तो हम लोग इस पर अब क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्या बात है, सारे बच्चों की रिप्लाई नहीं आई अभी तक? कुछ लोग तो यस और नो क्लिक करने में भी ना कंजूसी करते हैं। हाँ, अगर किसी को किसी पार्ट पे ट्रबल है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं तो आगे मैं मूव करूं। लास्ट स्लाइड में क्या बेटा, करण लास्ट स्लाइड में क्या, अनम्यूट करके बोलो। लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए सर। ओके, लास्ट स्लाइड मीन्स 7th स्लाइड की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो आप? इज इट डन? डन? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर एक बार एसोसिएटिव लो वाली स्लाइड भी शो कर दो। ये सामने ही तो है तुम्हारे, ये
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज नॉट एसोसिएटिव, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया तो इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी, perpendicular to C and A cross B, therefore lies in the plane of AB, so it is X times A plus Y times B. इसी तरह से A cross B cross C, A और B cross C दोनों के perpendicular है, so lies in the plane of BC, क्योंकि B cross C के perpendicular मतलब BC के plane में, so it is X1B plus Y1C. तो एक ये B का कॉम्बिनेशन है, एक BC का कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे गारंटीड नहीं है, अनलेस कि X और Y1 दोनों जीरो हो जाए और X1 इक्वल टू Y हो जाए, तो एक स्पेसिफिक केस है। मोस्ट बाय एंड लार्ज ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, यही था। इज दैट क्लियर? यस सर। तो लेट्स गो हेड देन। और वैसे भी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे वो बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, इसलिए ज्यादा अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ उसको फील करने की बात है, उसको समझ जाओ। ए क्रॉस ए जीरो समझ में आ गया, कोलिनियरिटी होती है। इसी तरह से मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म है तो उसका कार्टेशियन उसका जो है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, निकाल के दिखाया कि वो डिटर्मिनेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी सिंपल क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट। ये दो क्वेश्चन है तो 3 मिनट के अंदर में आंसर आना चाहिए, अपने आप आंसर करो जल्दी से। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15√5 यूनिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15√5। तो अगर ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी। तो इस ए क्रॉस बी वेक्टर को हम पहले डिटरमाइन करेंगे, क्यों? सो दैट हम यूनिट वेक्टर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन फाइंड कर सके। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। 1 1 -2, 1 1 -2 एंड बी वेक्टर क्या है, 1 0 1 0 3 4। हाँ तो ए क्रॉस बी आ गया, 4 + 6 10 आई कैप, 4 + 0 -4 जे कैप, 3 के कैप। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये हो गया इसी का अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो आ जाएगा 10 आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप बाय √of 125। और हमें क्या चाहिए, ये इस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो 15√5। तो डिजायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए आर वेक्टर, वो क्या होगा, 15√5 टाइम्स 10 आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप अपॉन 125 क्या है, 5√5 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 हो गया। तो नेट वैल्यू क्या आई, नेट वेक्टर क्या है वो, 30 आई कैप -12 जे कैप +9 के कैप। तो दिस इज ए पार्ट इज डन। व्हाट अबाउट बी पार्ट, बी पार्ट करके बताओ।
बी पार्ट में क्या चाहिए? पी वेक्टर दिया हुआ है, ए प्लस बी, क्यू दिया हुआ है, ए माइनस बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ के, फाइंड वेदर पी क्रॉस क्यू इज दिस। चलिए फटाफट करिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। क्या किया? एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, जिसका एडजेसेंट साइड है ए एंड बी। कई सारे तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। वैसे आप कैसे कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूं एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड है ए एंड बी, तो तुम्हारा P क्या होगा? P इज द डायगोनल and Q is another diagonal, isn't it? ये होगा तुम्हारा A माइनस बी, और ये वाला जो होगा वो होगा A प्लस बी। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या होगा, ये सिर्फ इतना, तो ये A प्लस बी का हाफ होगा, मतलब हाफ P होगा ये। और सिर्फ ये कितना होगा, ये हाफ Q होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो दिस वेक्टर, मान लो ये O है सपोज करो, है ना? तो ये और ये A है मान लो, और मतलब A है और ये C है सपोज करो। तो OA वेक्टर क्या है? OA वेक्टर इज हाफ ऑफ Q एंड OB वेक्टर, OC वेक्टर इज हाफ ऑफ P। तो यहां से एक बात आप क्लियर कट बोल सकते हो, क्या? कि ये हाफ 1/4 टाइम्स P क्रॉस Q क्या होगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो हाँ, 1/4 टाइम्स P क्रॉस Q करोगे, या इसका हाफ करोगे। अगर हाफ ऑफ दिस 1/4 भी मत करो, रादर 1/8 करना पड़ेगा आपको। तो ये एरिया रिप्रेजेंट होगी कि नहीं, ये मुझे बताओ। यस, वन ऑफ द ट्रायंगल होगा। और इसी ऐसे चार, ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं होगी। ये सारी एरिया, ये एरिया भी वही है, ये एरिया भी वही है, ये एरिया भी वही है, ये एरिया भी वही है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा? इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAC, ट्रायंगल OAC।
देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मान लो इसको PACB, ये क्या होगा? इट विल बी 4 times दिस एरिया। तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mod P क्रॉस Q, एंड देयरफॉर P क्रॉस Q क्या होगा? तो P क्रॉस Q हमारा हो जाएगा 2 times एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? तो इट इज 2 times mod A क्रॉस B, mod A क्रॉस B, and what is mod A cross B? It is 2 times root of A cross B के mod का स्क्वेयर, it is equal to 2 times root of A square mod A का होल स्क्वायर mod B का होल स्क्वायर into sin square theta is 1 minus cos square theta, and this is equal to 2 times, अब तो समझ में आ गया, आंसर आ गया, 2 times अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ कुछ दिया हुआ k क्या है? mod A इंटू mod B इज k, तो ये k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, k की पावर 4 माइनस k की पावर 4 cos स्क्वायर थीटा को वैसे लिखो mod A स्क्वायर mod B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज A डॉट B का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। तो हमने थोड़ा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया, आप ज्योमेट्रिकली नहीं इंटरप्रेट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? आप LHS से स्टार्ट कर देना, mod ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू mod ऑफ P इंटू mod ऑफ Q इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा का mod, फिर mod P जो है वो यहां से निकाल लेना, mod P इज स्क्वायर रूट ऑफ P डॉट P, that is A plus B dot A plus B, mod Q हो जाएगा A माइनस B डॉट A माइनस B इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके यही चीज आ जाएगी, तो वो भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया, ट्रायंगल का एरिया निकालना, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, या किसी भी पॉलीगन को ट्रायंगल्स में डिवाइड करके और ट्रायंगल के एरिया से पैरेललोग्राम के एरिया निकालना इफ द वर्टिसेस गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस आर नोन। इसके अलावा जो क्रॉस प्रोडक्ट के अदर एप्लीकेशंस है उसमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है ना, या मोमेंट ऑफ अ फोर्स कैलकुलेट करना, वो सब भी क्रॉस प्रोडक्ट के फर्दर एप्लीकेशंस हैं। जो सारी बातें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इस क्लास का टाइम आज का ओवर हो चुका है। अब पहली बात तो ये है कि आप लोग जो है ना काम जिस पेस से करना चाहिए उस पेस से कर नहीं रहे, जैसा मुझे फील होता है। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट क्या वजह है इसकी, क्या प्रॉब्लम है? कैन यू शेयर योर प्रॉब्लम्स टू मी? बोलो बेटा, फटाफट बोलो, क्योंकि देखो अभी आपको पता ही है कि अभी जस्ट 1 या 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया CBSE का, एंड CBSE हैज मेड अ चेंज इन योर एग्जामिनेशन पैटर्न as per the new education policy, and now there are 2 exams taken
for your board exam. One is in the middle and other is at the end. Half of the syllabus will be covered in the first exam and remaining half will be covered in the next exam. और remaining half पर मत जाओ, क्योंकि एक्चुअली जो रिमेनिंग हाफ होगा उसमें प्राइमरी वाला हाफ अपने आप ही यूज होगा, क्योंकि प्लस टू का सिलेबस ऐसा है कोई रिमेनिंग हाफ जैसा कुछ हो नहीं सकता है ना. कैलकुलस का हर कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होगा, तो आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते कि वेक्टर इधर रख दिया और 3D उधर कर देंगे, ऐसा नहीं. ये सब मिक्स्ड अप है, राइट. तो आपको सेकेंड एग्जाम तो फुल तैयार होना चाहिए, बट फर्स्ट एग्जाम के पहले हाफ ईयरली तक ही आपको हाफ एग्जाम तैयार होना चाहिए. और तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि आप बोर्ड में जैसा एकदम बिल्कुल परफेक्ट स्कोर लाने की तैयारी होनी चाहिए. तो इसके लिए आप ऐसा अगर इतना स्लो तरीके से काम करेंगे तो नहीं होंगी चीजें. इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा आप एनर्जाइज करो अपने आप को, एकदम बिल्कुल किलर वाली इंस्टिंक्ट पे आओ, फाइटिंग मोड में आओ. समय ज्यादा नहीं है. तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत स्लो हो गए हो, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत स्लो हो गए हो. अब इसका रीजन क्या, आई डोंट नो कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में. कोई बच्चा कुछ बताएगा? क्यों दीक्षांत, तुम बोलो जरा क्या इश्यू है भाई. दीक्षांत अनम्यूट करो जरा और जरा बताओ भाई. कुछ लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ. हाँ दीक्षांत बोलो, क्या सर लगता है तुम, क्या तो लगता प्लस है तुम पढ़ाई प्लस तुम्हारे. टू प्लस टू का तो ठीक चल रहा है, बस वो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा वो था ना काउंटिंग का, तो +1 तो है ही, मतलब +1 मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो टॉपिक चल रहा है इस पर भी तो ठीक नहीं चल रहा है. डाउट सेशन में तुम लोग की प्रेजेंस देखो, तुम्हारा पार्टिसिपेशन देखो. अगर हम काम कर रहे हैं, मेरी बात समझो, अगर हम काम कर रहे हैं और बिल्कुल डेली का डेली जो कराया जा रहा है उसके अगेंस्ट में जितना भी वर्क है वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका काम सिर्फ इतना नहीं ना कि जो आज कराया जाए उसको कर लो. आपके पास ये भी तो टास्क हो गया कि जो जो पिछले टॉपिक हुए हैं वो रिवीजन भी होते रहने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता रहे, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते रहो, और जो करंट में चल रहा है उसका काम करो और थोड़ा आगे बढ़ के करो. तो वो इंस्टिंक्ट तो अलग होती है ना भाई. अगर ऐसा कर रहे होंगे तो आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके दिमाग में डाउट आ रहे होंगे, वो डाउट जिसके पास में आएगा वो डाउट सेशन में या ग्रुप पे कुछ तो दिखना चाहिए ना, आपकी एक्टिविटी कितनी क्लोज, कितनी डल है. तो दिस इज समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं. टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं क्या बता दूं बेटा. टाइम मैनेजमेंट का तो सीधा सा तरीका होता है कि आपके पास में 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे में से आप 7 घंटे 8 घंटे अपना खाने पीने सोने के लिए जो निकालते हो निकाल दो. वो 8 घंटे निकालने के बाद आप देखोगे तो आपके पास 16 घंटे लगभग बच जाएंगे. वो 16 आवर्स में से आप दिन भर की अपनी ट्यूशन हटा दो. जितना टाइम तुम्हारी क्लासेस में जा रहा है अराउंड 4 साढ़े 4 घंटे क्लास में चला जाता है या 5 घंटे चला जाता है, तो 11 घंटे फिर बच गए तुम्हारे. वो 11 घंटे में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो भी आपका पढ़ने का तरीका हो, अगर आप डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो, या डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो, अगर डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और मान लो तुम्हारे पास में 9 आवर्स हैं इफेक्टिवली सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि 4 घंटे 2 सब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 1 घंटे किसी तीसरे, जो तीसरा वाला सब्जेक्ट है उसका एक प्रैक्टिस सेशन डाल दिया अपना टेस्ट कंडीशन में, तो बन गया. 4 घंटे बहुत होते हैं काम करने के लिए. आप 2-2 घंटे की 2 स्लॉट में सिटिंग बना दो. उस ऐसा ही संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे अप टू संडे से लेके सैटरडे तक का एक टाइम शेड्यूल बना लो. कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, और ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए कि 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर ब्रेक ले रहे हो, फिर 1 घंटे का एक, मान लो 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिर ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे के लिए अपने मैथ्स पर या मतलब मैथ्स पे मान लो एक टेस्ट दे दिया, फिर ब्रेक लिया. ब्रेक लिया मतलब 15-20 मिनट का, फिर से आप जो है 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटे फिजिक्स वापस पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लो,
फिर 2 घंटे जो है वो केमिस्ट्री पढ़ लो। अब ये जर्नी के कंटिन्यूएशन में ऐसा चल रहा है, बीच में हो सकता है क्लास भी हो सकती है, तो ऐसे कर लो 4 घंटे एक सब्जेक्ट, 4 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, 1 घंटे का टेस्ट। स्कूल क्लासेस आर यूजलेस। आप कर रहे हो तो अगर आपके लिए कंपल्सन है तो आई कांट हेल्प यू आउट, देन आप स्कूल क्लासेस करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको कंपल्सन नहीं है तो आई वुड सिंपली रिकमेंड दैट डोंट एट ऑल अटेंड एनी क्लास ऑफ द स्कूल इफ देयर इज नो कंपल्सन। अगर भाई कंपल्सरी है तब तो आपकी मजबूरी अटेंड करना पड़ेगा, तब तो आपके पास में स्टडी के लिए टाइम कहाँ रह जाएगा ज्यादा। इंटरनल मार्क्स के लिए स्कूल क्लास करना जरूरी नहीं होता है, इंटरनल मार्क्स के लिए स्कूल में परफॉर्म करना जरूरी होता है। अगर आप उनका यूनिट टेस्ट वगैरह कर रहे हो पर उसमें परफॉर्म कर रहे हो तो मार्क्स लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब बाकी अगर अब चलो स्कूल में जा करके स्कूल के क्लासेस तो मैनेज करना डिफिकल्ट होता था, नो डाउट,